नमस्कार प्यारे बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का विषय करेंगे निबंध लेखन। तो जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षाओं में छठी कक्षा से हम निबंध लिखना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे हमारे पास प्रारंभ में निबंध आता है, हम होली, दशहरा, दीपावली या गाय पर, किसी पालतू पशु पर, मेरा प्रिय मित्र इत्यादि इत्यादि निबंध लिखते हैं। लेकिन हम आज इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे ताकि हमारी निबंध लेखन शैली जो है वो थोड़ी सी और विकसित हो, क्योंकि जब तक हमें उसका अर्थ ही नहीं पता होगा तब तक हम केवल उसको रटकर या पढ़ा पढ़ाया जो है, रटा रटाया ही लिखते हैं। तो निबंध होता क्या है? निबंध का अर्थ होता है नी जमा बंध। दो शब्दों से मिलकर ये बना है। किन शब्दों से मिलकर बना है? नी जमा बंध, जिसका अर्थ है संवार कर सीना। यानी कि पहले जो ताड़पत्रों पर जो ग्रंथ लिखे जाते थे उनको जो है सुई धागे से बांध कर जो है रखा जाता था। लेकिन यहां निबंध का अर्थ क्या है? विचारों को इस प्रकार बांध कर रखना कि वो एक दूसरे से बिल्कुल सुगठित नजर आए। जैसे निबंध की आप परिभाषा देखिए पहले, सीमित समय और सीमित शब्दों में क्रमबद्ध विचारों की अभिव्यक्ति ही निबंध है। तो यानी कि निबंध के अंदर हमें किस चीज का ध्यान रखना? परिभाषा के मुताबिक समय सीमित होना चाहिए, जितने शब्द बोले गए हैं उतने ही शब्द होने चाहिए। आमतौर पर परीक्षाओं में हमें 250 से 300 शब्दों में निबंध जो है लिखने को दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं? शब्द गिनते नहीं हैं, बहुत अत्यधिक लंबा लिख देते हैं, उसमें समय हमारा बहुत सा जो है निकल जाता है। तो 250 उसमें बोला है, न्यूनतम शब्द इतने होने चाहिए और अधिकतम 300। इसमें 10-20 शब्द इधर उधर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, किंतु समय सीमा का और शब्दों का जो है हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारी परिभाषा हुई सीमित शब्दों में क्रमबद्ध विचारों की व्यक्ति। अब एक ये शब्द आता है क्रमबद्ध, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सीक्वेंस। जब हमारा सीक्वेंस टूट जाता है तो जो लेखन का प्रभाव जो है वहां पर खत्म होना शुरू हो जाता है, आकर्षण उस लेखन में नहीं रहता। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, आप एक गाय पर निबंध लिख रहे हैं कि गाय के आपने शरीर के सभी अंगों का उसमें वर्णन कर दिया कि गाय के 2 सींग होते हैं, 2 कान होते हैं, इसके 4 थन होते हैं। उसके बाद जब आप उसकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे कि यह मीठा दूध देती है, इसके गोबर जो है बहुत काम आता है, और अंत में फिर लिख देते हैं इसकी एक लंबी पूंछ भी होती है। तो सीक्वेंस बिगड़ गई, यानी कि क्रमबद्ध। यदि आप शारीरिक अंगों का वर्णन कर रहे हैं तो पहले शारीरिक अंगों का ही वर्णन कीजिए। यदि आप कारण बता रहे हैं, मान लीजिए प्रदूषण का आपने निबंध लिखा, यदि प्रदूषण के कारण बता रहे हैं तो पहले कारणों को खत्म कीजिए, फिर प्रकार पे आइए, फिर उपाय पे आइए। तो इस प्रकार क्रमबद्धता हमें निबंध में रखनी पड़ेगी। तो निबंध के अंगों पर बात करें तो 3 मुख्य अंग होते हैं। निबंध के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? भूमिका, विस्तार और उपसंहार। भूमिका, भूमिका के अंदर क्या होता है? भूमिका यानी कि किसी भी चीज की शुरुआत। तो भूमिका के अंदर हम सबसे पहले क्या लेंगे? भूमिका में करते हैं हम विषय प्रवेश, यानी कि हमने सब्जेक्ट में एंटर करना है। विषय प्रवेश कैसे होगा? जो विषय दिया गया है, जिस पर हमें निबंध लिखना है, उसका अर्थ बताएं, उसकी परिभाषा। तो विषय का प्रवेश कैसे करेंगे? भूमिका क्या होगी कि जैसे हम दिवाली का निबंध लिख रहे हैं तो दीपावली किसे कहते हैं, क्यों मनाई जाती है, इस प्रश्न का उत्तर भूमिका में आ जाएगा। और भूमिका जितनी आकर्षक होगी, निबंध हमारा उतना ही जो है प्रभावशाली होगा। तो भूमिका के अंदर हम शुरुआत जो है एक जो स्लोगन होता है उससे कर सकते हैं, यानी कि आकर्षक होनी चाहिए शुरुआत, ताकि पढ़ने वाले का मन उसमें जो है लग जाए। अब कैसे होगी आकर्षक? स्लोगन डाल दीजिए उसमें, जैसे
यदि बचाएंगे जल तो सुरक्षित होगा कल। मान लीजिए आप जल पर, जल संरक्षण पर निबंध लिख रहे हैं, तो एक छोटा सा स्लोगन जो है, छोटा सा शीर्षक जो है उसमें डाल सकते हैं, इससे वो आकर्षक हो जाएगा। तो निबंध के अंदर और जो बात इसमें विषय में होगी वो सारपूर्ण होगी। यानी कि यहां आप बहुत लंबा नहीं लिखेंगे, भूमिका बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लिखेंगे, आपको 4-5 संकेत बिंदु दिए होंगे, उनके आधार पर ही लिखोगे। और आमतौर पर जितने निबंध होते हैं उनमें पहला संकेत बिंदु ये होता है और आखिर वाला ये होता है। तो संकेत बिंदु के हिसाब से प्रथम में अर्थ डालिए, परिभाषा डालिए, स्लोगन से शुरुआत कीजिए और उसको बिल्कुल कंक्लूड करके लिखिए, सारपूर्ण। बहुत ज्यादा विस्तृत व्याख्या इस पोर्शन में नहीं करनी, ये केवल शुरुआत का भाग है। तो दूसरा भाग है हमारा अब धीरे धीरे हम निबंध के विस्तार पर आए। दूसरा भाग है हमारा विस्तार। तो विस्तार के अंदर क्या होगा? विषय का क्रमबद्ध वर्णन। दूसरा पॉइंट है हमारा विस्तार। विस्तार में क्या करेंगे हम? विषय का क्रमबद्ध वर्णन। अब देखिए यही शब्द दोबारा आ गए, क्रमबद्ध, यानी कि सीक्वेंस में। सीक्वेंस नहीं टूटनी चाहिए। जिस फ्लो में आप चल रहे हो, जिस शीर्षक के अंतर्गत हम चल रहे हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपने कुछ छोड़कर नहीं चलना। और निबंध की कोई विशेष बात होती है, इसमें कुछ रिपीट भी नहीं करना होता। आप एक ही बात को 2-2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे आमतौर पर बच्चे पर्यावरण प्रदूषण के निबंध में करते हैं, 4-4 बार वही रिपीट कर देते हैं। गाड़ियों के धुएं से प्रदूषण होता है, फिर अंत में फिर आ जाएंगे मोटरसाइकिल से प्रदूषण होता है, कार चलाने से प्रदूषण होता है। हमने एक बार लिख दिया वाहनों से प्रदूषण होता है, तो उसमें 3-4 वाहनों के नाम लिखकर इत्यादि, इस प्रकार से हम उसको क्रमबद्ध रूप में रखेंगे। बहुत ज्यादा फैलाव देने के चक्कर में हम निबंध का जो है मुख्य जो है खो देते हैं। तो विस्तार के अंदर क्रमबद्ध वर्णन। और एक और विशेष बात, अनुच्छेदों में लिखेंगे। अनुच्छेदों में अलग अलग कैसे? जैसे आपने पहले कारण लिखने हैं, तो इस कारण का एक अनुच्छेद अलग बना लिया। फिर आपने उपाय लिखने हैं, इस उपाय का एक अनुच्छेद अलग बनाइए। बीच में एक लाइन का स्पेस देकर पैराग्राफ जिसको हम बोलते हैं, वो हमने जरूर करना है। आज आमतौर पर बच्चे जो है किस प्रकार से निबंध लिखते हैं, देखिए लेखन शैली जो है, लिखाई अच्छी होती है लेकिन नंबर निबंध में फिर भी नहीं मिलते। क्या करते हैं? ऐसे ही 2-3 पेज भर देते हैं जिनमें ना तो कहीं विराम चिन्हों का ध्यान रखा जाता, ना कहीं पर पहरा बनाया जाता। सिरे से लेकर अंत तक पता ही नहीं चलता भूमिका कहां शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है, विस्तार कहां पर जा रहा है, उपसंहार कहां है। एक 2 पेजों का जो है इश्तिहार हम लंबा चौड़ा जो है लिख देते हैं, जिसमें पूरे अंक कभी भी नहीं आते। तो किस प्रकार से लिखना चाहिए? तो ये तरीका जो हमारा गलत है। इस तरीके को अपनाएं। पहले भूमिका लिख दी संक्षिप्त रूप में 4-5 लाइनों में, उसके बाद हमने विस्तार में आए। विस्तार के 2 अनुच्छेद भी हो सकते हैं, यानी कि 2 पैरे भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। और उपसंहार, अंतिम क्या है? उपसंहार। ये हमारा निबंध का जो है अंतिम भाग है। उपसंहार क्या है? निबंध का अंतिम भाग। और अंतिम भाग में होता क्या है बच्चों? अंत में क्या करते हैं हम? निबंध के अंतिम भाग में जो है उपर्युक्त बातों को
बातों को सारपूर्ण यानी कि सारांश रूप में पुनः लिखते हैं। पुनः का मतलब ये नहीं आप सारा का सारा दोबारा से रिपीट करोगे, उसका कंक्लूजन क्या निकला। जैसे हम प्रदूषण के ऊपर निबंध लिख रहे हैं तो कंक्लूजन क्या लिखना कि प्रदूषण मनुष्य जाति के लिए एक खतरा है, हमें इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए, प्रदूषण को और प्रकृति को जो है बचाना चाहिए। ये है इसका कंक्लूजन, उपसंहार यानी कि सारांश। सारांश में क्या होता है, मूल भाव। मूल भाव यानी कि उसका सार क्या है, वो कहना क्या चाहता है। आप ये भी हो सकता है कि आपका अंतिम उपसंहार पढ़कर जो है पूरे निबंध का जो है अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इन अंगों का विशेष ध्यान रखेंगे। आपने शुरुआत कैसी करनी है, संक्षिप्त एक स्लोगन के साथ, विस्तार को अनुच्छेदों में बांटकर लिखिए और उपसंहार में जो है जो उपयुक्त बातें हैं जो आपने ऊपर कही हैं पूरे निबंध में, उनको जो है फिर से कंक्लूड करके लिखेंगे। तो अब आते हैं निबंध के भागों पर, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा है? तो निबंध के भाग। निबंध हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। नंबर 1 वर्णनात्मक। वर्णनात्मक। नंबर 2 विवरणात्मक। विवरणात्मक। और तीसरा विचारात्मक। विचारात्मक। देखिए वो अंग थे, ये भाग हैं, अलग अलग लेना है। वो निबंध के अंग थे और ये निबंध के भाग हैं। आपके जो टॉपिक्स होंगे, जो सब्जेक्ट दिए होंगे, निबंध के किस विषय पर लिखना है, वो इनके अंतर्गत आएंगे और सारे निबंध उसके अंगों के आधार पर लिखने हैं। यानी कि आपने इसके अंतर्गत जो निबंध आएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे, उन सबको उन अंगों के आधार पर लिखना है। अंग मुख्य है और भाग जो है अलग अलग है। तो चौथा हमारा है भावात्मक। अब यहां पर इसमें जितने हम निबंध लिखते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक में जितने विषय होते हैं, उनको जो है 4 भागों में बांट दिया। वर्णनात्मक, वर्णन। अब इसका पहला शब्द ले लीजिए, वर्णनात्मक यानी वर्णन। वर्णन किस चीज का करते हैं? वर्णन यानी एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन किस चीज को करेंगे? किसी जगह को, यानी कि स्थान और ऋतु, किसी ऋतु का वर्णन कर दिया, और त्योहार। तो इस प्रकार के जो निबंध होते हैं, जैसे वर्षा ऋतु, होली, दशहरा, ये जितने हमारे वर्ण से संबंधित, जिनके ऊपर एक्सप्लेन करना पड़ता है हमें कि इसको कैसे मनाना चाहिए, कैसे मनाया जाता है, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं। तो वर्णन के आधार पर आपने जो कुछ देखा हुआ है, जो कुछ आप परंपरागत रूप से कर रहे हैं, उसके ऊपर जब हम निबंध लिखते हैं तो वो कौन से आएंगे? वर्णनात्मक निबंध। आपको बसंत ऋतु का वर्णन करना आ गया, वर्षा ऋतु का आ गया, होली का वर्णन आ गया, ग्रीष्म ऋतु आ गया, किसी स्थान का वर्णन आ गया। तो इस प्रकार से वर्णन। दूसरे होते हैं विवरणात्मक। अब वर्णन और विवरण में फर्क है। वर्णन तो हो गया किसी चीज को एक्सप्लेन करना, और विवरण यानी ब्यौरा देना, किसी चीज की जानकारी देना। ब्यौरा या क्या बोलेंगे इसे? जानकारी। अब जानकारी किन किन चीजों की? जैसे किसी घटना की, किसी दृश्य की। अब किसी घटना या दृश्य से संबंधित जब आप कोई निबंध लिखेंगे, जैसे रेलवे स्टेशन का सीन है, बस स्टैंड का सीन है, तो जैसी घटना आप, जैसा दृश्य आप देखेंगे, वैसा ही उसका वर्णन करेंगे, यानी कि विवरण देंगे, ब्यौरा, जानकारी। तो किसी देखी हुई चीज की दी जाएगी ना, तो ये
विवरणात्मक में आएंगे। तीसरे हमारे हैं विचारात्मक निबंध। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, विचारात्मक यानी कि विचारों से संबंधित, यानी कि इसके अंतर्गत हमारे स्वयं के विचार, हमारे स्वयं के विचार इसमें सम्मिलित होते हैं। ऐसे कौन से निबंध होते हैं जिसमें आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं? अब वर्षा ऋतु में, होली में आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते। अंत में कंक्लूजन में सिर्फ एक सुझाव दे सकते हैं कि हमें प्रेम पूर्वक ये त्योहार मनाना चाहिए, वो तो सभी कहते हैं। आपने कोई घटना देखी, किसी रेलवे स्टेशन का सीन है, वो जैसा होगा वैसा आपको बताना पड़ेगा, तो वर्णन और विवरण में तो आप चेंज कर नहीं सकते। यहां पर विचार महत्वपूर्ण है। विचारों में आप अपने स्वयं के विचार भी जो है डाल सकते हैं कि इस प्रकार के निबंध इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो आपके विचार हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, तो आप क्या करते हैं? आपने अपने विचार लिखने हैं। तो यहां धर्म, राजनीति और संस्कृति से संबंधित विषयों को जो है किसके अंतर्गत लिया जाता है? विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत इसको लिया जाता है। एक हमारा अंत में जो रहता है भावात्मक। अब देखिए भावात्मक, भाव माने हमारे मन के भाव, यानी कि हमारे मन की भावनाएं, जो हमारे इमोशंस से जुड़े होते हैं, ऐसे टॉपिक्स, उन पे भी निबंध लिखना जो है आ जाता है कई बार। जैसे परोपकार, एक विषय आता है बड़ा आमतौर पर, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, पराधीन सपने ही सुख नाही। तो ये कुछ ऐसे विषय होते हैं इसके अंतर्गत जिसमें आपकी भावनाएं शामिल होती हैं। विचारों के साथ साथ यहां क्या शामिल हो जाता है? आपकी भावनाएं। तो यहां परोपकार के ऊपर आपको लिखना है, अहिंसा के ऊपर निबंध लिखना है, तो जैसे आपके मन की भावना होगी आप उसको वैसा ही बताएंगे। पराधीन सपने ही सुख नाही, यानी कि पराधीनता में, गुलामी में, सपने में भी सुख नहीं देखा जा सकता। एक जैसे पंछी पिंजरे में बंद होता है, वो सोने के पिंजरे में भी जो है खुश नहीं रह सकता, जबकि वो स्वतंत्र उन्मुख, चाहे उसको दाना मिले ना मिले फिर भी खुश रहता है। तो ये हमारे मन की भावनाएं हैं, ये कैटेगरीज हैं जिनमें आगे निबंधों को जो है इसमें रखा जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है चर्चा करेंगे, जो निबंध लिखते वक्त आपको अपनाने हैं, ताकि आपका निबंध लेखन अच्छे से अच्छा हो जाए। यानी कि एक अच्छे निबंध की विशेषताएं, इनको लिख लेंगे ध्यान से। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लिखेंगे एक अच्छे निबंध की विशेषताएं, यानी कि आपने किन बातों का ध्यान रखना है कि आपका जो निबंध लेखन है वो अच्छे से अच्छा हो, उसमें पूरे नंबर मिले। हमें आमतौर पर निबंध में, पत्र लेखन में पूरे मार्क्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हम इन विशेषताओं का पालन, इनका ध्यान नहीं रखते। तो हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारा निबंध लेखन जो है निश्चित रूप से जो है सुधरेगा। जिसमें पहली विशेषता है हमारी भाषा विषय के अनुरूप। भाषा जो है विषय के अनुरूप होनी चाहिए।
वैसी आपकी भाषा होनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर के ऊपर निबंध लिखना आ गया तो आपकी भाषा में अंग्रेजी के शब्द भी आ जाएंगे, लेकिन किसी धार्मिक ग्रंथ पर, किसी संस्कृति पर, प्राचीन विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं तो वहां पर आप अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राचीन समय के ऊपर आप निबंध लिख रहे हैं और भाषा नए जमाने की प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके निबंध में जो है गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भाषा जो है विषय के अनुरूप रखिए। यानी यदि हमारा विषय जो है लेटेस्ट है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी के ऊपर है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, साइंस है, किसी ऐसे सब्जेक्ट पे है, तो हम उसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग जो है कर सकते हैं। दूसरा हमारा इसका मुख्य बिंदु है विचारों में परस्पर तारतम्यता। विचारों में परस्पर तारतम्यता। अब इस तारतम्यता शब्द का अर्थ आप सोच रहे हो क्या होगा? तारतम्यता यानी दोनों जो विचार हैं, ऊपर वाली जो लाइन है और नीचे वाला जो आपका अनुच्छेद है, वो आपस में उनमें संबंध होना चाहिए, यानी कि एक जुड़ाव जो है होना चाहिए। कहीं से भी ये लगना नहीं चाहिए कि निबंध जो है एक हिस्सा कहीं और जा रहा है, विशेषताएं किसी और चीज की बता रहे हैं, कारण किसी और चीज के बता रहे हैं। आपने कारण प्रदूषण के लिख दिए, लेकिन फिर उसको केवल जल प्रदूषण को ही आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, वायु प्रदूषण का कहीं वर्णन नहीं आया। यानी कि विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। एक सीक्वेंस में, एक फ्लो में आप जब चलेंगे तो आपका निबंध जो है निश्चित रूप से अच्छा लिखा जाएगा। इसके बाद है हमारा तीसरा, समय और शब्द सीमा का ध्यान रखना। ये मैंने पहले भी वीडियो जब स्टार्ट किया था तब भी बताया था। सबसे मुख्य बात क्या है? समय सीमा एवं शब्द सीमा का ध्यान रखें। यानी कि लिमिट जितनी दी हुई है, 200 शब्द बोले हैं, तो आप 200, 210, 220 में अपनी बात खत्म कीजिए और उससे आगे नहीं जाना, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होगा, आपका बाकी पेपर जो है तब उस स्थिति में छूट जाता है। और समय, एक निश्चित समय में उसको पूरा करेंगे कब? जब शब्द सीमा निश्चित होगी। तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। बिल्कुल अहम विशेष बातें हैं, इनको हम निबंध लेखन से पहले कोई एग्जाम्पल लिखेंगे उससे पहले लिख भी सकते हैं, ताकि हमें याद रहे कि इन चीजों का ध्यान रखना है। चौथा हमारा है क्रमबद्धता। ये शब्द भी कई बार आ चुका है। क्रमबद्धता यानी कि लगातार क्रम से, सीक्वेंस में होना चाहिए हर एक चीज। जैसे आप पहले कारण का वर्णन कर रहे हैं तो पूरा अनुच्छेद कारणों के ऊपर हो, फिर यदि आप प्रभाव बता रहे हैं उसके कि इसका प्रभाव क्या हुआ, फिर पूरे अनुच्छेद में केवल प्रभावों का वर्णन करें। अंत में आप सुझाव या उपाय लिख रहे हैं तो उसमें उपाय ही लिखे जाए, यानी कि क्रमबद्धता न तोड़े। ऐसा नहीं है कि आप प्रभाव में कारण वाली लाइन लिख दें, सुझाव जहां आप अपनी तरफ से सुझाव दे रहे हैं कि ये चीज होनी चाहिए, वहां आप प्रभाव लिख रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। क्रमबद्धता यदि होगी तो निबंध निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा लिखा जाएगा। अगला पॉइंट है वाक्य कैसे हो। वाक्य छोटे, स्पष्ट और सरल भाषा में लिखे जाए, यानी कि सरल भाषा में। आपने बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसा आपका सरल अल्टरनेट उसका समझ में आता है, आप उसको वही लिखिए। वाक्य छोटे छोटे, बहुत ज्यादा लंबे वाक्य हमने यहां पर नहीं रखने हैं। और एक चीज का ध्यान रखना है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का भी हमने ध्यान रखना है। जहां पर कोई किसी
व्यक्ति द्वारा, किसी महान व्यक्ति द्वारा कोई बात कही है, किसी पुस्तक का कोई शीर्षक है, तो उसको जैसे हम सिंगल कोमा में, डबल कोमा में ऐसे रखते हैं, उद्धरण चिन्ह जिनको बोलते हैं, उनको उसी के अनुसार रखना है, वरना उस बात का महत्व कम हो जाता है। तो निबंध लिखने के लिए, एक अच्छा निबंध लिखने के लिए इन चीजों का होना जरूरी है। एक है हमारा विषय के सभी पक्षों पर चर्चा, यानी कि कंटेंट से रिलेटेड आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। ये नहीं है कि शब्द सीमा हमारी पूरी हो गई और हमने कुछ बातें छोड़ दी कि गुरुजी ने तो इतना ही बताया था कि 200-250 शब्द होने चाहिए और निबंध हमारा 250 शब्द हो चुके हैं। नहीं, उन विचारों को थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में लिखें, ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन में न जाएं, लेकिन विषय के सभी पक्ष मतलब जो 5-6 कंटेंट आपको दिए जाते हैं, भूमिका, कारण, उपाय, प्रभाव, सुझाव, उपसंहार, तो इन सबको फॉलो करना है और हर एक के ऊपर एक छोटा सा अनुच्छेद 4-5 लाइनों में आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि कुछ भी छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ दिया तो क्या होगा? क्रमबद्धता टूट जाएगी और विचारों में परस्पर तारतम्यता नहीं रहेगी, क्योंकि आपने बीच में कुछ छोड़ दिया है। तो इस प्रकार आप विषय के सभी पक्षों को उसमें जो है शामिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा एक अच्छे निबंध की विशेषताएं। अगली वीडियो में हम इसके दूसरे भाग में इसके उदाहरण जो है प्रस्तुत करेंगे कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है, उसकी एक अच्छे निबंध को किस प्रकार से हमने लिखना है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग में जो है आपको उदाहरण प्रस्तुत करेंगे निबंध के बोर्ड पर लिखकर। धन्यवाद।